नमस्कार दोस्तों। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की 2 दिन की दिल्ली यात्रा आज खत्म। आज प्रधानमंत्री मोदी से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात, फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। कहने को तो मुलाकात राष्ट्रपति से भी हुई, लेकिन कल उनकी मुलाकात अमित शाह से भी 1.5 घंटे चली। दिल्ली में 2 दिन की यात्रा के दौरान पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकातों के दौरान लंबी लंबी बात, और उस बात में क्या निकला, क्या नतीजा निकला, क्या योगी को क्या दिशा निर्देश दिए गए, यहां से जब योगी लखनऊ जा रहे हैं तो क्या निर्देश लेकर जाएंगे, सरकार और संगठन को लेकर तमाम बातें जो बीते 15-20 दिनों से कही जा रही है, क्या उस पर कोई फैसला हुआ है? क्या प्रधानमंत्री ने कोई उन्हें ताकीद दी है? क्योंकि यह कहा जा रहा था कि योगी लगातार शाह और मोदी के नेतृत्व को, उनके फैसले को, या जो कुछ वो सरकार और संगठन में करना चाहते हैं उसको चुनौती दे रहे थे या न मानने की जिद पर अड़े थे। तो क्या इस पर कोई सहमति बन गई? और क्या योगी यहां से जब लौटेंगे तो सरकार और संगठन में कोई फेरबदल दिखेगा? ऐसे कई सवाल आज भी तैरते रहे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर पर क्या लिखा, उसे आप देखें और पढ़ें और समझें। उस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने या आत्मीय मार्गदर्शन हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय तल से आभार। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी लिखी। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद की तस्वीर है। और यही बात उन्होंने कल तब लिखी थी, लगभग वही हूबहू वही शब्द, जब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। और इन तीनों नेताओं से करीब करीब 1.5 घंटे तक योगी आदित्यनाथ की बात हुई। बात में शिष्टाचार की भी बात है और यह कहना कि मार्गदर्शन मिला है, तो सवाल यही है कि क्या मार्गदर्शन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जो आपको दिख रहे हैं। सिद्धार्थ कालहंस वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से, और शरद गुप्ता यूपी की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, 30 सालों से पत्रकारिता में। शरद जी भी हमारे साथ हैं। शरद जी, सबसे पहला तो यही कि दिल्ली से योगी आदित्यनाथ जब ये लिखकर जा रहे हैं कि आत्मीय मार्गदर्शन हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार, तो ये मार्गदर्शन क्या है, ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सबसे वो मार्गदर्शन लेकर जा रहे हैं। देखिए, योगी जी सबका मार्गदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो जब वो 2 दिन से लगातार मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो इसका निहितार्थ समझ में आता है कि जब पिछले 1 डेढ़ महीने से जो जो एक स्थिति बनी हुई थी, जिसमें एक अबोलापन था, जिसमें कुछ थोड़ा सा तनाव था, जिसमें कहीं से कुछ डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो उसको लेके सारी खबरें भी आ रही थी। आपने भी बहुत उस पे शोज किए हैं। तो अब एटलीस्ट वो जो बर्फ थी वो पिघल रही है, ये इसका पहला निष्कर्ष तो ये निकला। फिर अब ये इतनी 2 दिन तक बैठकें चली हैं, सुबह से शाम तक, रोज सुबह से शाम तक बैठकें चल रही हैं, तो आखिर ऐसा इनका निष्कर्ष क्या निकला? तो ये कहना बहुत आसान है। इसका निष्कर्ष जो निकला उसको देखने के लिए अगले 2-4 दिन 6 दिन देखने पड़ेंगे कि उनमें कौन क्या कदम उठाता है, तब मालूम चलेगा। ये तो 2 लोगों के बीच की बात थी, हम कैसे कह दें। लेकिन जो मेरी सूचनाएं हैं उसके अनुसार कि योगी जी अभी बने रहेंगे और योगी जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा। अच्छा, पहला निष्कर्ष तो ये हाँ, निकला है। ठीक है, आगे। दूसरा ये है कि साहब, कोई अभी कैबिनेट में रिशफल नहीं होने जा रहा, ना कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा, कोई योगी जी मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करने जा रहे। तो जो इतने कयास लग रहे थे कि ए.के. शर्मा का क्या होगा नहीं होगा, तो वो कोई फेरबदल नहीं हो रहा, ना एक्सपेंशन हो रहा। तो इसलिए शर्मा जी जहां पे हैं वो एमएलसी थे, एमएलसी रहेंगे। कम से कम 15 जुलाई तक तो नहीं ही हो रहा है, क्योंकि तब तक जिला पंचायत के जिला अध्यक्षों के चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्षों के। तो पार्टी का पहला ध्यान है कि पार्टी जिला पंचायत ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। तो इसलिए सबका ध्यान उसी पे रहना चाहिए, किसी का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो 2 चीजें। तीसरी नहीं, चीज ये है कि अच्छा संगठन चलिए, में संगठन में कुछ परिवर्तन होंगे। चलिए पूरा करिए। हाँ जी, संगठन में परिवर्तन जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो भी तुरंत नहीं होंगे, कुछ समय उसके लिए भी लगेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराना पहली प्रायोरिटी है, तो पहले वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद तो संगठन में परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 जुलाई के बाद भी
कैबिनेट में कोई रिशफल होगा तो अब जितिन ये प्रसाद बस यहीं पे आते हैं पहले, क्योंकि ये बहुत अहम बात आपने कहा दी शरद जी, कि कैबिनेट में कोई रिशफल नहीं होगा, फेरबदल एक 15 जुलाई के पहले या बाद। आप क्या करें, 15 जुलाई के पहले नहीं होगा, बाद में हो सकता है, क्या करें, क्या सूचना है? नहीं, 15 जुलाई तक तो ये डेडलाइन दी गई है कि तब तक कोई बातचीत ही नहीं होगी। जो भी अच्छा। बातचीत होगी 15 जुलाई के बाद शुरुआत होगी हम्म, डेलिब्रेशंस की, बातचीत हम्म, की। तो हम्म, फिर उसके बाद 15 जुलाई से कब तक चलेगी, ये इसका कोई अभी डेडलाइन नहीं है कि कब तक पूरा होगा। केंद्र हम्म, सरकार का जरूर इस महीने हो जाएगा, केंद्र हम्म, सरकार का एक्सपेंशन रिशफल हम्म, वो हम्म। जरूर हो जाएगा, लेकिन स्टेट में अभी नहीं होगा। तो ये बहुत अहम बात कर रहे हैं शरद जी, कि भाई कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा को अहम मंत्रालय देने के लिए प्रधानमंत्री 4 महीने से चाहते हैं, और इसीलिए उनको भेजा गया आईएएस अधिकारी को प्री रिटायरमेंट के बाद। और कयास ये लगाए गए बीच में कि उनको डिप्टी सीएम चाहते हैं, फिर नहीं कुछ तो होम और कार्मिक चाहते हैं। आप कह रहे हैं मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होंगे या उन्हें नहीं किया जाएगा, तो फिर तो कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब योगी जीत कर जा रहे हैं क्या दिल्ली दरबार से, या योगी नहीं, अपने मन का देखिए फैसला देखिए, कर बाहर कर? इसमें इसमें क्या किसी समझे को इसको? किसी की जीत और हार नहीं देखनी चाहिए। हाँ, राजनीति में खासतौर से जब एक ही पार्टी हो तो किसी की ना एकदम जीत होती है ना किसी की हार होती है। तो हाँ, इसमें कुछ गिव एंड टेक तो है। अब वो हाँ, समझने की बात है कि इसमें कहाँ गिव है कहाँ टेक है। हाँ। तो योगी जी को लग रहा है कि अब 6 महीने मुझे मिले हैं अगले, हम्म, इसमें उनको कहा गया है कि आप सबको साथ लेके चलिए। हम्म, जो आप जिस तरीके से 4.5 साल तक अपने 4.25 साल तक मनमाना व्यवहार किया है, तो थोड़ा सा अपना व्यवहार बदलिए। और वो आप देखिए ट्वीट जो आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम्म, वो जितना हम्म, आभार, हार्दिक आभार और आत्मीय आभार और सारा हम्म, जता रहे थे, तो ये हम्म, योगी जी की भाषा कभी रही नहीं है। हम्म, योगी जी अपनी अक्खड़ भाषा के लिए जाने जाते हैं। हम्म, हम्म, और वो अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से, अपने अधिकारियों से वो जिस तरीके की भाषा में बात करते हैं, वो सिद्धार्थ जी बेहतर बता पाएंगे, लखनऊ में रहते हैं। लेकिन जो मेरी नॉलेज है कि वो बड़ी स्पष्ट भाषा में बात करते हैं, अक्खड़ भाषा में आप कह सकते हैं आप। तो उसमें ये इस तरीके का हृदय तल आवाज से आभार। आवाज थोड़ी कट रही है। हेलो। हाँ, आ, आ हाँ, रही है। सुन रहे हैं, चलिए, बीच में हाँ, आवाज डिस्टर्ब होती जी। हम्म, तो खैर, तो उनका ये नेचर नहीं है। तो एक तो योगी जी खुद मुलायम हुए हैं, ये एक बड़ा बात है कि वो हम्म, योगी जी दिल्ली आके लोगों को मिलने के लिए तैयार हुए। और हम्म, जो शीर्ष नेतृत्व था वो भी उनसे मिलने को तैयार हुआ। तो थोड़ा हम्म, थोड़ा एक एक कदम दोनों लोग बढ़े। हम्म, फिर हम्म, उसके बाद आप देखिए, तो अगला अगला स्टेप इसका ये है कि अब आपके नेतृत्व में चुनाव होगा, हम्म, लेकिन पार्टी का जो इंचार्ज होंगे, प्रभारी होंगे, वो अमित हम्म, शाह होंगे। हम्म, तो आपके नेतृत्व में होगा, तो ऐसा नहीं कि योगी जी के चेहरा ही सारे पोस्टर पे रहेगा। हम्म, योगी और मोदी दोनों का चेहरा होगा। हम्म, और सबसे बड़ा खेल तो जब होता है जब आप कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं। हम्म। तो कौन लोग चुने जाएंगे। और योगी जी के हाथ में तो अभी पिछले 4.5 साल से इतना भी नहीं था कि वो एक एमएलसी या एक राज्यसभा का सदस्य भी अपनी मर्जी से बना पाते। ये तो बड़ा तो अभी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, चलिए, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि एक मैंने तरफ इस ये कही हाँ, जा रही है बात 15-20 दिन से और पहले से भी, कि योगी जिद पर अड़े हैं, वो अरविंद शर्मा को मंत्रालय में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। दत्तात्रेय होस बोले गए, उनसे भी 2 दिन नहीं मिले। तो एक तरफ वो जिद, उनका जो भी उनकी शख्सियत कहे, और उसके बाद आप इतना लाचार भी मान रहे हैं। शरद जी, आपके पास आने से पहले जरा सिद्धार्थ जी को भी शामिल करूं। सिद्धार्थ जी, आप क्या देखते हैं, दिल्ली से क्या दिशा निर्देश है, क्या माना जाए? युद्ध विराम है, शरणागत होकर दिशा निर्देश लेकर गए? क्योंकि कल अमित शाह के साथ जो तस्वीर थी, उसको उसके बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी बात कही गई कि अमित शाह जिस ढंग से बैठे थे योगी के सामने, एक होता है घर में जो वरिष्ठ आदमी होता है वो थोड़ा रिलैक्स करके बैठा होता है, अधलेटा सा, और योगी एकदम अच्छे बच्चे की तरह स्ट्रेट बैठे थे। तो उस बॉडी लैंग्वेज की भी बात हुई कि उस तस्वीर से ये जताना भी था, या उस तस्वीर से ये जताई जा रही थी कि शीर्ष नेतृत्व या अमित शाह के सामने योगी की हैसियत क्या, ऐसा बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे थे। आपके हिसाब से क्या लेकर जा रहे हैं सिद्धार्थ जी? जी अजीत जी, जो मार्गदर्शन की बात कही गई है लगातार 2-3 ट्वीट्स में, हम्म, बड़े लोगों से मिलने के बाद,
अब ये मार्ग तो 23 मई से बन रहा था लखनऊ में, फिर उसके बाद लखनऊ में संघ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के नुमाइंदे आए, और उसके बाद दिल्ली के उदासीन आश्रम में, तो तमाम दिनों से ये मार्ग तैयार हो रहा था जहां पर इन्हें इस दर्शन को प्राप्त करना था। और अगर ये दर्शन जो प्राप्त हुआ है, अगर ये इतना ही है कि जो जैसा था वैसा चलता रहेगा, कोई कैबिनेट रिशफल नहीं होगा और आपके ही नेतृत्व में सब कुछ होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, तो फिर इसके लिए इतनी कवायद की जरूरत नहीं थी, फिर इतने फीडबैक की जरूरत नहीं थी, फिर विधायकों को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि हमारी नाराजगी है, हमारी नहीं सुनी गई, फिर मंत्रियों को ये बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है जैसा कि शरद जी कह रहे हैं, तो एक चीज बस केवल इसमें ऐसी है जहां जो शरद जी की बात को सफाइज कर रही है या पुष्ट कर रही है, वो ये है कि चुनाव और जीत ये दो चीजें हैं जो जैसे किसी की कोई कमजोरी होती है, किसी के रसगुल्ले कमजोरी होती है, किसी को आइसक्रीम पसंद होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सबसे बड़ी कमजोरी है कि चुनाव और चुनाव में जीत। अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव निर्भर करते हैं पंचायत चुनाव पर, क्योंकि स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से बड़ी तादाद में 36 सीटें आती हैं, और उन सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद में भी बहुमत हो जाता है। तो ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन चुनावों के चलते विधान परिषद में बड़ी नुमाइंदगी हासिल हो सकती है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन किसी को शामिल ना करना, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल में जैसा कि मालूम है कि बहुत सारी जगहें खाली पड़ी हैं, 3 मंत्रियों की मृत्यु भी हुई है, उससे पहले से भी सीटें खाली हैं, तो ये बात अलबत्ता नहीं समझ में आती है कि अगर ऐसा ही होना था तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में करीब करीब संघर्ष विराम का यही फार्मूला मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने से पहले चर्चाओं में तैर रहा था कि योगी जी ही बने रहेंगे, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी नहीं बदला जाएगा। तो सारी चीजें अगर वही हैं तो इस कवायद का, इस मार्गदर्शन का मतलब क्या है? फिर तो इसे शिष्टाचार भेंट भी लिखा जा सकता था। फिर यहाँ मार्गदर्शन कौन सा है? फिर इसे शिष्टाचार भेंट का भी नाम दिया जा सकता था। उस हिसाब से देखें तो फिर जो इतना 15 दिन हुआ, BL संतोष जाकर 3 दिन बैठ रहे हैं, उप मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, सही आप कह रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले का जाना, उसके पहले दिल्ली में PM से लेकर दत्तात्रेय होसबोले, सुनील बंसल, अमित शाह, नड्डा की मीटिंग, ये 25 दिन से क्यों होना था अगर इसमें ये जी। और फिर इन चीजों को लिखा पढ़ी में भी लिया गया, कुछ सवालों के जवाब वो लिखा पढ़ी तक में ले लिए गए, और एक लिफाफा भी सौंपा गया। तो या तो वो किसी शगुन का लिफाफा तो हो नहीं सकता है कि जो राज्यपाल को दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले के घटनाक्रम है वो इस बात को साबित नहीं करते हैं कि दिल्ली में गए हैं और दिल्ली में किसी तरह का निर्देशन नहीं प्राप्त हुआ है या मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ है। निसंदेह कोई ना कोई मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं, फिर देखिए जितिन प्रसाद अगर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कहा जा रहा है कि 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की 4 सीटें रिक्त होंगी जहां उनका समायोजन होगा, तो और ब्राह्मण चेहरे की जरूरत है, उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। तो अकेले जितिन प्रसाद को तो शपथ नहीं दिलाई जाएगी, फिर तो एक रिशफल होगा, तो कुछ के विभाग भी बदल लिए जाएंगे, कुछ को हटा भी सकते हैं, नए लोगों को और तादाद में शामिल करेंगे। और अगर नए लोगों को शामिल करते हैं या रिशफल हो रहा है, तो अरविंद शर्मा के उस रिशफल में ना आने का मतलब है कि स्टेलमेट क्राइसिस कॉन्टिन्यूज। इसका मतलब कि जो गतिरोध था वो गतिरोध बरकरार है, वो वैसा के वैसा ही चल रहा है, फिर कुछ भी सही नहीं हुआ है, और फिर ये मार्गदर्शन और शिष्टाचार भेंट वो केवल चाय पीने की रस्मी कवायद ही रह गई है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा है। और अगर अब सिद्धार्थ जी, मैं शरद जी के पास जाऊंगा, दूसरे शरद जी भी आ चुके हैं शरद प्रधान के पास, और आपके पास शरद गुप्ता बाद में होगा। लेकिन आप ये बता दीजिए, आपने अभी तक जो जवाब दिया वो शरद गुप्ता ने जो दलील दी उसका काउंटर, उससे आप असहमत हैं, लेकिन आपके हिसाब से फिर अब क्या दिखता है? इस 2 दिन में क्या दिशा निर्देश लेकर योगी जा रहे हैं, अगर वो कहते हैं सबसे कि दिशा निर्देश लिया तो? मुझे लगता है कि जो दिशा निर्देश होगा
वो दिशा निर्देश कैबिनेट के एक्सपेंशन का होगा। कैबिनेट में उन लोगों को जिन्हें आप अपने व्यक्तिगत कारणों से पसंद नापसंद करते हो, उनको दरकिनार करके एक समावेशी कैबिनेट बनाना, लोगों को महत्व देना, और खास तौर पर खुद की कैबिनेट में भी जिन लोगों से बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं है, उनसे सामंजस्य बना के चलने की बात। कम से कम न्यूनतम, ये न्यूनतम की मैं बात कर रहा हूं कि न्यूनतम कम से कम इतना मार्गदर्शन तो जरूर ही प्राप्त किया गया होगा, और उस मार्गदर्शन वो क्या है वो आने वाले कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी लंबा इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र होना है, और विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चालू हो जाता है, तो बहुत सारी सरकारी कवायदें उसी जगह रुक जाती हैं। तो इतना लंबा समय उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है कि 1-1.5 महीने से अधिक का कोई इंतजार जो है उत्तर प्रदेश में, वो उसका मतलब है कि फिर जो चीजें जहां है वहीं की वहीं, वैसी की वैसी ही बनी रह जाएंगी। चलिए, शरद जी हमारे साथ आ चुके हैं, शरद प्रधान जी, जरा उनसे भी सवाल कि शरद जी, जो मीटिंग थी 2 दिन हो गई, मैराथन मीटिंग, 1.5 घंटे की मुलाकातें अमित शाह से, मोदी से, जेपी नड्डा से, यहां तक कि राष्ट्रपति से मिल गए। अब राष्ट्रपति से क्यों मिलने गए पता नहीं, लेकिन आपके हिसाब से अब हम यहां से अगले कुछ महीनों में क्या देख सकते हैं? अब दोनों तरह की बातें, शरद गुप्ता कह रहे थे कि हमारे हिसाब से सरकार में कोई फेरबदल वो नहीं देख रहे हैं, यहां तक कि अरविंद शर्मा का कैबिनेट में इंडक्शन भी वो नहीं देख रहे हैं हाल फिलहाल में। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा इस मैराथन से? क्या निकला, क्या निकलेगा? शायद सुनाई नहीं पड़ रहा है। शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शरद प्रधान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शरद प्रधान जी, मेरी आवाज आ रही है? शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं सुन रहे हैं, जरा उनको दोबारा कॉल करके कनेक्ट करिए, मैं तब तक बाकी लोगों से बात करता हूं। मुझे लगता है उनको आवाज नहीं आ रही शरद जी को। चलिए शरद गुप्ता जी, आपको ही एक सेकंड। हाँ, राष्ट्रपति की मुलाकात की बात आपने कही है, तो माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है, जो महाराणा प्रताप के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, जिसको योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ पीठ ने तैयार कराया है। तो संभवतः राष्ट्रपति के हाथों उसका उद्घाटन भी करवाना है, और ये एक कारण हो सकता है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होना और उनको आमंत्रण देना, ये एक कारण हो सकता है। चलिए एक बार शरद प्रधान जी को देखते हैं। शरद प्रधान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शरद प्रधान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज, हमारी तरफ से तो म्यूट या अनम्यूट कुछ करने की जरूरत है नहीं, मेरे ख्याल से उनके एंड से प्रॉब्लम है। चलिए शरद गुप्ता जी, आपके पास आते हैं। अब सवाल उठता है कि कई तरह की जो खबरें तैर रही है, उसमें एक ये भी है कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की बात है। दैनिक भास्कर ने आज खबर छापी है कि 25 जिले और 100 से ज्यादा सीटें हैं, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है, वहां एक अलग राज्य बनाने की बात हो रही है, और योगी उससे भी नाराज है क्योंकि गोरखपुर भी उसमें आएगा। ये खबर प्रमुखता से कुछ वेबसाइट में छपी है। क्या ये सब भी बात है? कोई ऐसी जानकारी है आपको कि इस दिशा में कोई फैसला हो रहा है या इस दिशा में विमर्श है जिससे योगी असहमत है? बिल्कुल असत्य खबर है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। और अभी नहीं, अगले 1 साल भी, चुनाव हो जाने के बाद भी ऐसा कोई प्रस्ताव न केंद्र सरकार के सामने है न राज्य सरकार के सामने। तो इसलिए ये कहां से आई है, ये वही दैनिक भास्कर ही बता सकता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और इससे बीजेपी का कोई भला भी नहीं होने वाला। किससे कहीं बीजेपी का कहीं किसी का कोई भला होने वाला हो, ऐसा भी नहीं है। और जहां तक बात है कि ये शिष्टाचार, तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई शिष्टाचार भेंट थी। और दूसरी चीज, जब 2 लोग मिलना नहीं चाहते थे तो मिलने को तैयार हुए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई जैसे मैंने कहा कि दोनों एक एक कदम बढ़े हैं, और किसी भी कि फिर इतनी बड़ी कवायद की जरूरत क्या थी? अगर कुछ निकलना नहीं था तो पिछले 2 महीने से ही कवायद हो क्यों रही थी? तो आपको भी मालूम है, इतना बड़ा आपका लंबा करियर रहा है कि राजनीति में सबसे पहले नफा नुकसान देखे जाते हैं किसी भी मूव के। तो जो कदम योगी आदित्यनाथ उठा रहे थे, जो कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे थे, मोदी जी की तरफ से, योगी अमित शाह की ओर से, तो सबका आकलन किया गया, दोनों ओर से किया गया। और मेरे ख्याल से इस भेंट में जो कल
योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह की हुई है, 1.5 घंटे मीटिंग चली। हम्म, और ये आपको और आश्चर्य होगा कि जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई उसके बाद अनुप्रिया पटेल के साथ अमित शाह की बैठक हुई और वो भी 1.5 घंटे चली। हम्म, तो मतलब, और आप देखिए योगी जी ने जो जो अमित शाह ने ट्वीट किया है, तो उन्होंने सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, आज मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भेंट वार्ता हुई। हम्म, तुरंत उसके बाद उन्होंने लिखा अगली फोटो कि आज अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के साथ मेरी हम्म, भेंट वार्ता हुई। सेम हम्म, शब्द हैं, हम्म, सेम टाइम दिया गया दोनों। हम्म। तो ये अपने आप में ये देखिए यही सारे संकेत अब होते ये हैं। बताइए, अब उनके बीच में दो आज सर, जैसे जो 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 दूसरे सहयोगी थे, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने आज लिख दिया कि बीजेपी डूबती हुई नैया है और बीजेपी को जो हराएगा उससे हम समझौता करेंगे। और उसके बाद वो अपना दल को ललकार रहे थे कि वो क्या सवाल उठाएंगे और पिछड़ों का सवाल नहीं उठाते और दिस दैट। क्या ये आर्म ट्विस्टिंग है? क्योंकि अब चुनाव है 8 महीने बाद, राजभर सरकार से बाहर हो गए थे शुरुआती दिनों में ही, तो इसका क्या मतलब है? या वाकई राजभर कहीं बाहर जा सकते हैं, या इस राजभर तरह की वाकई चीजें वाकई बाहर जा सहयोगियों का सकते हैं। कि आर्म ट्विस्टिंग का वक्त है? राजभर बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कई छोटे छोटे दलों का मिला के एक हम्म, बड़ा संगठन बना लिया है। तो अब वो चाहते हम्म, हैं कि अब उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, तो जिसके हम्म, साथ भी बात करें तो वो एक बड़ा पाउंड ऑफ फ्लेश एक्सट्रैक्ट करें, उसके लिए उन्होंने हम्म, एक संगठन बना लिया है। अब वो सिर्फ अपनी हम्म, बात नहीं करना चाहते, तो बाकी जितने लोग हैं, लेकिन उसमें ओवैसी भी है। तो अब हम्म, जिस संगठन में ओवैसी होंगे, तो उस संगठन का क्या बीजेपी के साथ कोई तालमेल हो सकता है? एक तो ये है। हम्म, लेकिन अगर आप ओम प्रकाश राजभर के आज के वक्तव्य की बात करें, तो उन्होंने सोशल हम्म, मीडिया पे भी कहा, टीवी पे भी कहा कि हम्म, वो बीजेपी के साथ इसलिए आए थे क्योंकि उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। हम्म, ठीक है। और हम्म, एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने के उनको बताया गया था कि केशव प्रसाद हम्म, मौर्य को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए हम्म, वो बीजेपी के साथ आए थे। लेकिन चुनाव के बाद हम्म, एक हम्म, नॉन एमएलए को, जो विधानसभा का सदस्य भी नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया और हम्म, इसलिए वो नाराज हो गए। हाँ, तो अभी भी एक उन्होंने गुंजाइश छोड़ी है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य फिर से प्रदेश हम्म, अध्यक्ष हो जाएं, और हम्म, मुझे मेरी सूचना के अनुसार केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं, और उसके लिए अच्छा, उनको अपनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। वो दोनों पद ये मतलब ए, दोनों पद पे रहेंगे वो? मैंने कहा कोई एक्सपेंशन हम्म, नहीं हो रहा है और हम्म। कोई रिशफल नहीं हो रहा है, तो कोई अपना पद कैसे छोड़ेगा जब जब मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो ही नहीं रहा। नहीं तो बड़ा बड़ा आप डंके की चोट पर रिस्क लेके आप कह रहे हैं। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ देखिए, उसका मैंने पहले सिद्धार्थ भी जी। कहा था, आप मैंने रिस्क कहा था लेके 250 ऑन द लोग। रिकॉर्ड कर रहे हैं, शरद शरद गुप्ता कह रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुन लें कि कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हो रहा है। ये ऑन जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बीते बिल्कुल 15 दिनों से जितना शोर, जितना हंगामा, जितना बवंडर था, वो इसी बात को लेकर था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, 6-7 नए चेहरे होंगे, कुछ 2-4 बाहर भी आ सकते हैं, कोई नया उप मुख्यमंत्री हो सकता है। सारे इस तरह के अनुमानों को आप खारिज कर रहे हैं, शरद जी जी। गुप्ता। हाँ, 4 विधान परिषद की जो सीटें हैं, उसमें एक हम्म, ये आपके जतिन प्रसाद को मिल रही है, एक हम्म, ये संजय निषाद को मिल रही है, और वो हम्म, बाकी 2 पार्टी के लोग होंगे। हम्म, तो विधान परिषद की सीटें भरी जाएंगी। इससे ज्यादा जितिन प्रसाद को भी कोई मंत्री का दर्जा दिए जाने से बीजेपी को फिलहाल कोई फायदा नजर नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं कि 15 जुलाई के बाद इस पे डिस्कशन शुरू होगा। होगा कि नहीं होगा, ये 15 जुलाई के बाद ही तय होगा, उससे पहले कुछ नहीं तय हो रहा। चलिए सिद्धार्थ जी ये बताइए, जितिन प्रसाद का अभी बीजेपी में जाना, चुनाव के 7-8 महीने पहले, इतने जो सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल का अमित शाह से लंबी लंबी मुलाकातें, अनुप्रिया पटेल भी हाशिए पर हैं, पहली सरकार में वो मंत्री थी, अभी मंत्री नहीं है, तो उनकी हिस्सेदारी भी हो सकता है केंद्र में तय हो या जहां भी तय हो। तो ये शरद जी जो कह रहे हैं उसके मुताबिक शुरू में सही आपने कहा, इसका मतलब योगी जो चाहते थे वही लेकर जा रहे हैं, विन विन योगी है। तो फिर यहां से क्या दिशा निर्देश, और ये 2 दिन 1.5 घंटे की मुलाकात क्या हुई? क्या 1.5 घंटा मोदी जी से बात करते रहे? कल जो एक फोटो ट्वीट किया जिसमें श्रमिकों का समाधान था, लेकिन समाधान बहुत बड़ा लिखा हुआ था उस बुकलेट, सरकारी बुकलेट, तो ऐसा लगा कुछ समाधान जैसा मामला, अमित शाह के साथ तस्वीर थी।
तो क्या हुआ फिर? तो 2-2 घंटे की मीटिंग से क्या निकला? म्यूट कर रखा है। हाँ, शरद जी जो बातें शरद जी ने बताई हैं, वाकई में बहुत विस्फोटक खबरें हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्री परिषद में उप मुख्यमंत्री का पद भी रखना और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष का पद भी रखना, दोनों चीजें एक साथ होगी तो फिर तो उत्तर प्रदेश में एक नया पावर सेंटर अपने आप में क्रिएट हो जाएगा। एक देहातों में कहावत है कि एक तो बाघ ऊपर से बंदूक साथ में, तो बाघ के हाथ में बंदूक भी हो जाती है। तो ऐसे में तो अगर ये फार्मूला है तो इस फार्मूले में तो उत्तर प्रदेश में 2 पावर सेंटर अपने आप खड़े कर दिए। और 2 पावर सेंटर खड़े करने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो दिक्कतें हैं वो कम होने के बजाय और बढ़ती हैं। और अनुप्रिया पटेल की आपने बात की, अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री का पद नहीं मिला। प्रदेश में उनके पति आशीष पटेल जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो लंबे समय से इंतजार में, वो एक तरह से मिनिस्टर इन वेटिंग हैं कि कब दरवाजा खुले और वो अंदर पहुंचे। तो उनकी एक ये समस्या है। निषाद पार्टी जो है, वो निषाद पार्टी को एक टिकट मिला था योगी जी के बगल की सीट से, संत कबीर नगर से। उसके बाद से निषाद पार्टी को क्या क्या करना है, उन्हें कहाँ बैठालना है, तब से उनकी कोई चिंता नहीं की गई। पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये नजर आया कि पंचायत चुनाव में जो अपेक्षा से बहुत कम सीटें आई, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो है आगे निकल गया, निर्दलियों की भी सीटें आगे निकल गई। उसका एक बड़ा कारण है कि अन्य पिछड़ी जातियां मतलब गैर यादव पिछड़ी जातियां, उनका जो कुनबा हमारे पास था उस कुनबे में बिखराव हो गया है। तो ये भी एक अकेले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का रिशफल या किसकी नाराजगी नहीं, इसके अलावा जो अब तक चर्चाएं हुई होंगी उन चर्चाओं में एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो गैर यादव पिछड़ों की हमने एकता जो कायम की थी और अपने पीछे उनको लामबंद कर लिया था, वो उनमें बिखराव कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। शायद इसलिए अलायंस का पुराना पार्टनर जो सुहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी है हमारे ओम प्रकाश राजभर की, उनको भी संपर्क करने की बात कही जाने लगी। अनुप्रिया पटेल को इतना लंबा समय दे दिया जाना, मुझे नहीं लगता है कि अनुप्रिया पटेल को 1.5 घंटे का समय अब से कुछ दिन पहले तक शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ भी मिलता। और निषाद साहब तो बहुत सारी बातें कहते गए लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं। तो ये भी एक जो पिछले कई दिनों से जो मीटिंगों के दौर चल रहे थे उनसे ही उपजी हुई बात है। और उपजी हुई बात यह भी होगी कि जिस सामंजस्य की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो सबको साथ लेकर ना चलने की वजह से ही तो ये अरविंद शर्मा वाली क्राइसिस पैदा होती है। सबको साथ लेकर ना चलने की वजह से ही आशीष पटेल वाली बात पैदा होती है। सबको साथ ना लेकर चलने की वजह से ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक तरीके से वनवास पे पहुंच चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबको साथ लेकर चलना तो तभी संभव हो पाएगा जब सबको समायोजित करके चलेंगे। राजनीति में साथ का मतलब ये है कि भाई आपके पास सत्ता है, आप उसका आनंद उठा रहे हैं, तो उस आनंद में हम भी भागीदार बने। तो सबके साथ का अर्थ तो यही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में जो चीजें जहां हैं वहीं की वहीं हैं, तो 2 मैसेज जाते हैं। एक कि योगी आदित्यनाथ और मजबूत होकर उभरे। 2 अब जबकि ये करीब सार्वजनिक हो चुका है और जब हम पत्रकारों को पता है तो जाहिर सी बात है सरकार में बैठे शीर्ष पदों पर लोगों को और ज्यादा पता होगा कि वो कौन से विधायक हैं जिन्होंने बाकायदा लिखकर कह दिया कि हम नाराज हैं, हम नहीं काम कर सकते। वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने बताया है कि हमें काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं मौजूदा निजाम के रहते। तो अब तो उन सब की जो कही हुई बातें हैं वो इतनी ज्यादा खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में अगर पहले की तरह सर्वशक्तिमान की हैसियत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तो फिर दिक्कतें उन लोगों के लिए भी और बढ़ेंगी और फिर उन लोगों का एक विश्वास भी टूटेगा कि हमने शीर्ष नेतृत्व ने जिन लोगों को भेजा था, जिन नुमाइंदों को भेजा था, और उन लोगों के सामने हमने अपनी पीड़ा रखी, और अगर हमारी पीड़ा सुनने के बावजूद भी उसका कोई निदान नहीं होता है, तो फिर ऐसी पीड़ा को सुनाने का फायदा क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है। चलिए आखिरी सवाल, हाँ सॉरी कंप्लीट करिए। हाँ
हाँ, तो इसलिए मैं संक्षिप्त बस इसलिए मुझे लगता है कि जो भी फार्मूला निकला होगा, उस फार्मूले में समायोजन के तहत न्यूनतम कैबिनेट का एक्सपेंशन जरूर शामिल होगा। नए लोग और खास कर ऐसे लोग जो शायद पहले अप्रिय लगते हों, उनको प्रिय बनाना पड़ेगा। अब शरद जी, आपसे क्लोजिंग, चूंकि आपने बहुत रिस्क लेकर एक बात कही, हो सकता है आपकी बात सही हो, सूचना सही हो कि कोई कैबिनेट विस्तार 15 तक नहीं होगा, उसके बाद भी कम गुंजाइश है, अगर आपकी बात मैंने जितनी समझी जो आप कह रहे हैं। तो इससे ये निकला ना कि जितना कमजोर बीते 15 दिनों में योगी को माना जा रहा था, और माना गया कि योगी को दिल्ली तलब किया गया, माना गया कि उनको उनकी सीमा समझा दी गई, माना गया कि उनको दिशा निर्देश दे दिया गया कि यहां से अब 8 महीने आपको क्या करना है। 2-3 दिन से यही सब लग रहा था, इसी तरह की बात हो रही। तो ऐसी इसका मतलब कोई बात नहीं है, योगी ने जैसे चाहा। हाँ, आप जितना कह रहे हैं वो सारी चीज सही है, सारी चीजें, उनको दिशा निर्देश मिल गए हैं। आपको 8 महीने कैसे चलना है वो बता दिया गया है, आप कैसे सबको समायोजित करेंगे वो बता दिया गया है, लेकिन उस समायोजन में मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं है। अब मैं एक चीज बस पूछना चाहता हूं कि आखिर ए.के. शर्मा किसी के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या ए.के. शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल होने से बीजेपी की 200 सीटें अगर आ रही थी तो 300 आ जाएंगी, और अगर वो नहीं शामिल होते तो क्या अगर 200 आ रही थी तो 100 रह जाएंगी? तो आखिर ए.के. शर्मा क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका काउंटर सवाल मैं पूछता हूँ, आखिर ए.के. शर्मा को प्री रिटायर करके क्या मोदी जी ने, पीएम ने एक सेक्रेटरी रैंक के अफसर को वो कोविड मैनेजमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना, ऑक्सीमीटर और दवाएं मुहैया कराने के लिए मिर्जापुर, भदोही, मऊ और काशी बिठाया था? ये भी बात है ना, एक प्रॉक्सिमिटी होती है। आखिर ए.के. शर्मा में क्या बात थी? फिर तो जाएंगे जो जिसको पसंद होता है, क्या बात थी कि उनको उठाकर गुजरात से लेकर यहां तक आए, पीएमओ के सबसे मजबूत अफसर्स में थे। और आपको बता दें कि जब मोदी आए थे 2014 में, प्रधानमंत्री बनने का उनका सुनिश्चित हुआ था, सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जब गए थे दावेदारी पेश करने, एकमात्र अफसर उनके साथ थे ए.के. शर्मा। तो उनके प्रॉक्सिमिटी है। तो कई बार जिससे प्रॉक्सिमिटी होती है वो आंख कान नाक होता है। हो सकता है मोदी जी अपना आंख कान नाक वहां कैबिनेट में मजबूत स्थिति में रखना चाहते हो, तो इसलिए उनके आप जो है जनाधार पर मत जाइए। बहुत सारे लोग होते हैं वो सेटिंग गेटिंग के कई मायने होते हैं, जनाधार जरूरी नहीं है। दूसरी चीज मैंने ये भी कहा कि कम से कम 250 विधायक, जिसमें बहुत ढेर सारे मंत्री भी हैं, जो योगी जी के खिलाफ लिख के दे चुके हैं, ठीक है ना? जो अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे उनका अब क्या होगा? तो अब ये तो चलाचली की बेला है। अब आखिरी के 6 महीने हैं, और अगर आप मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं कर सकते, आप किसी को हटा नहीं सकते, किसी का मंत्री पद हटा नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, तो आपके पास पावर क्या है? तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो आप कह रहे हैं, तो योगी जी के पास पावर क्या है? और खास तौर से जब चुनाव में सारा कुछ अमित शाह के हाथ में होगा, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य होंगे, पार्टी का, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, जो हम आप समझाइए, आप दोनों चीज करें। अब यहाँ लास्ट खत्म करने से पहले आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब योगी नहीं चाहते हैं कैबिनेट, क्या आप कह रहे हैं योगी जी के पास पावर क्या है? थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ रहा है। पहली बात से लग रहा है कि योगी जी कैबिनेट में विस्तार नहीं करेंगे और वैसे भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि योगी जी के पास पावर नहीं है। मतलब ऐसा मोदी और शाह चाहते हैं कि कैबिनेट में कोई विस्तार ना हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को एज विंडिक्टिव एक्शन किसी को चाहे वो हटा दें, किसी का डिपार्टमेंट एक जगह से, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे को दे दें, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो किसी के खिलाफ विंडिक्टिव एक्शन कोई लेना चाहे थे तो वो भी नहीं ले पाएंगे, मैं ये कहना चाहता था। दूसरी चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इसको हम पत्रकारीय लहजे के से छोड़ के बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें, तो पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व लेकर जाना चाहती है चुनाव में, जिसमें चेहरा योगी और मोदी का एक साथ होगा। उस चुनाव की रणनीति डिसाइड करेंगे प्रभारी अमित शाह, और पिछली बार की तरह पार्टी के अध्यक्ष फिर से केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में होगी कमान, पिछड़ा चेहरा होंगे, और वो गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी उनको एक करेंगे। और हो सकता है इस बीच में रोहिणी कमेटी की जो रिपोर्ट थी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की, वो भी इंप्लीमेंट हो जाए,
तो बीजेपी के दो ही कार्ड रहने वाले हैं चुनाव में। एक तो पिछड़ों को एक करना, ओबीसी जैसे अभी कर रही है। दूसरा, ओबीसी के अलावा जो पोलराइजेशन करती है वो पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के लिए योगी से बेहतर चेहरा कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए योगी ही चलिए, अब कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे लगता है चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, वैसे योगी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात 5-6 दिन में आ चुकी, लेकिन आपने कुछ बातें नहीं कही, कुछ बातों से सिद्धार्थ जी असहमत हैं। कुछ मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है कि अगर अरविंद शर्मा कोई मुद्दा ही नहीं थे तो 4 महीने से हो क्या रहा था, और अगर अरविंद शर्मा को कोई जिम्मेदारी ही नहीं मिलती है कैबिनेट में तो वो फिर यूपी में कर क्या रहे हैं, सचिव के पद को छोड़कर क्या वही बात मैंने पहले भी कहा, लाभ और हानि का आकलन होता है, बहुत से मुद्दे होते हैं, लेकिन जी वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। बहुत से जो मूव्स होती हैं। ठीक है, चूंकि वक्त कम है इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मुलाकात होगी। यूपी में चुनाव है, कई बार बात होगी। अपने दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार करता हूं, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और दोनों मेहमानों का, शरद जी और सिद्धार्थ जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। नमस्कार।